गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आभा गुप्ता। कल हम लोगों ने विशिष्ट बालक के अंतर्गत विशिष्ट बालक क्या होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, उनके क्या प्रकार होते हैं, ये पढ़ा था। इसी श्रृंखला में आज हम विशिष्ट बालकों की जो विशेषताएं होती हैं अलग अलग वर्गों में विभाजित करके जो हमने प्रकार पढ़े और प्रकारों के अकॉर्डिंग जो है उनमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं, आज हम उनका अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि पहले हमने लिया था प्रतिभाशाली बालक, तो प्रतिभाशाली बालक के अंतर्गत हमने देखा था कि जो बालक सामान्य बालक से अलग होते हैं, जिनकी बुद्धि लब्धि 125 या इससे अधिक होती है, उनको हम प्रतिभाशाली बालकों की श्रृंखला में रखते हैं। प्रतिभाशाली बालकों की जो 3 विशेषताएं बताई गई थी, शारीरिक विशेषताएं, मानसिक विशेषताएं, सामाजिक समायोजन एवं व्यक्तित्व संबंधी विशेषताएं। तो पहला जैसा कि हमारा है शारीरिक विशेषताएं, तो शारीरिक विशेषताओं के अंतर्गत हमें ये देखने को मिलता है कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनका जो शरीर होता है वो सुडौल होता है, वो पूर्ण रूप से स्वस्थ होते हैं, उनकी लंबाई और वजन भी अच्छा होता है, उनमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। और प्रतिभाशाली बालकों का जो मुखमंडल होता है वो आभायुक्त होता है, यानी प्रकाशवान होता है, उनमें एक अलग सी ही चमक दिखाई पड़ती है। और उनकी जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं वो बहुत ही सक्रिय होती हैं, यानी कि उनको कुछ भी जो सिखाया जाता है, बताया जाता है, वो बहुत ही जल्दी वो उसको समझ लेते हैं और अचीव कर लेते हैं। इसी प्रकार से दूसरी जो विशेषता है हमारी वो है मानसिक विशेषता। मानसिक विशेषताओं के अंतर्गत नंबर 1 है प्रतिभाशाली बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो 125 से अधिक होती है। दूसरा, उनकी जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं वो अधिक सक्रिय होती हैं, उनकी स्मृति, विचार, चिंतन, कल्पना, तर्क एवं निर्णय लेने आदि की जो शक्तियाँ होती हैं, जो मानसिक क्रियाएँ होती हैं, उनका अच्छा विकास हुआ होता है। यानी कि वो किसी भी चीज़ को लेकर के बहुत अच्छी तरह से सोच सकते हैं, विचार सकते हैं, उस पर अपना विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, तर्क वितर्क कर सकते हैं। मतलब उनके समक्ष जो भी टॉपिक, जो भी विषय प्रस्तुत किया जाता है उसको समझने वो कठिनाई का अनुभव नहीं करते। इसके बाद है उन्हें किसी नवीन तथ्य, संप्रत्यय, समस्या आदि को जानने समझने हेतु बहुत हल्के संकेतों अथवा प्रदर्शन की आवश्यकता है। यानी कोई भी नई चीज़ उनके सामने रखी जाती है, कोई भी नया फैक्टर होता है उनके सामने, कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो उसको समझने में, उसको हल करने में उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बहुत शॉर्ट पीरियड में ही, बहुत शॉर्ट टाइम में ही वो उस चीज़ को बहुत जल्दी से ही समझ करके उसका तत्परता से उत्तर दे लेते हैं या उस समस्या का समाधान कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो ऐसे बालक होते हैं उनकी जो मानसिक क्षमता होती है वो बहुत अच्छी होती है। 5वां है वो किसी समस्या का समाधान शीघ्रता से करते हैं तथा शीघ्र ही किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। यानी कि उनके सामने जो समस्या आती है उसको सोचने विचारने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते, उसको सुनते हैं, समझते हैं और शीघ्र अतिशीघ्र जो उसको जो इसका हल निकल सकता है उसको वो निकाल देते हैं। इसी प्रकार से 6 पॉइंट हमारा, इनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य बालकों से अधिक होती है। यानी कि जो उनका एजुकेशनल अचीवमेंट होती है वो सामान्य जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनसे ज़्यादा अच्छी होती है। 7 पॉइंट है, इनकी बौद्धिक कार्यों में अधिक रुचि होती है तथा वे ऐसे कार्यों को बहुत ध्यान लगाकर करते हैं। यानी कि जो बुद्धि से संबंधित कार्य होते हैं वो बहुत अच्छी प्रकार से करते हैं, उनका उसमें मन भी लगता है और रुचि के साथ उसको पूर्णतः वो कर पाते हैं। और कार्य, किसी भी प्रकार का कार्य होता है वो बहुत ध्यान से करते हैं, उस पर विचार विमर्श करते हैं, चिंतन करते हैं और फिर उसको वो पूर्ण करते हैं। इसी प्रकार से ऐसे बालक अपने रुचि के अनुकूल कार्यों के बिना थके हुए बहुत अधिक समय तक कर लेते हैं।
जैसे एक नॉर्मल सामान्य बच्चे होते हैं तो क्या करते हैं, उनको अगर किसी भी प्रकार का कार्य दिया जाता है जो बुद्धि से संबंधित होता है या किसी प्रकार का होता है तो क्या करते हैं, उसको करने में समय लगाते हैं। जब तक मन होता है तब तक करते हैं, या जब तक उनकी रुचि होती है तब तक उस कार्य को निभाते हैं। लेकिन अगर जब उनका मन हट जाता है तो क्या करते हैं, उस कार्य को वहीं पर छोड़ देते हैं। उसका निर्णय आए, उसका निष्कर्ष आए या नहीं आए, वो उसको वहीं पर छोड़ देते हैं। लेकिन प्रतिभाशाली बालकों में ये देखा जाता है कि वो किसी कार्य में अगर जुट जाते हैं तो पूरी तरीके से उसको निभाते हैं, करते हैं, और जब तक उसका निर्णय सामने नहीं आ जाता है, जब तक उसका एक निष्कर्ष नहीं निकल आता है, तब तक वो उसको ख़त्म नहीं करते, उसको पूरी तरह से निभाते हैं। इसी प्रकार से बालकों में जो सृजनात्मक क्षमता होती है वो अधिक होती है, जिससे उनके द्वारा अनेक मौलिक कार्य एवं विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। नेक्स्ट है, ये बालक कठिन एवं नवीन समस्याओं को हल करने में अधिक रुचि रखते हैं तथा उनका हल भी शीघ्रता से ढूंढ लेते हैं। अमूमन ये देखा जाता है कि बच्चों के सामने कुछ नए तथ्य आते हैं या नई समस्याएं आ जाती हैं तो क्या करते हैं, उससे बचने की कोशिश करते हैं या उस पर आनाकानी करते हैं। लेकिन इस प्रकार के जो बालक होते हैं उनके लिए ये एक चैलेंज होता है, वो नवीन प्रकार की समस्याओं को, नवीन प्रकार के ज्ञान को सामने रखते हैं और उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं, भरसक कोशिश करते हैं, और बड़े मन के साथ, मन उसमें से और रुचि रखते हुए और पूर्णतः विश्वास के साथ उसका हल भी ढूंढ निकालने में वो सक्षम है। ये तो हमारा था मानसिक विकास। इसी प्रकार से इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक आता है सामाजिक समायोजन एवं व्यक्तित्व संबंधी विशेषताएं, सोशल एडजस्टमेंट एंड पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें टर्मन महोदय ये बताते हैं कि इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, वो बालक ईमानदार होते हैं, दयालु होते हैं, सहायक होते हैं, परोपकारी होते हैं, सहज स्वभाव के होते हैं। यानी कि ऐसे जो बालक होते हैं उनमें आनाकानी नहीं होती है, किसी प्रकार का झूठ नहीं बोलना, ईमानदारी से अपने कार्य को करना और दूसरों के प्रति दया की भावना रखना, परोपकार की भावना रखना, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे के कोऑपरेट से भी वो पीछे नहीं हटते हैं और सहज स्वभाव में रहते हैं। फिर इनका हृदय जो होता है वो उदार होता है और हास्य प्रकृति के होते हैं, यानी कि हमेशा वो खुश रहते हैं, किसी प्रकार की समस्याओं से जूझने के बाद भी अपने आप को बहुत खुश रखते हैं। वो मतलब खुश होकर के इसमें इंटरेस्ट ले करके उनमें मन से कार्य को करते हैं। इसी प्रकार से बालकों में जो संवेगात्मक स्थिरता होती है वो अधिक होती है। ज़्यादातर बच्चों में देखा जाता है कि कुछ देर तो वो थोड़े देर से मन से हंसते हुए और बहुत रुचि के साथ कार्य करते रहते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उनको उसी पे चिड़चिड़ाहट होने लगती है, गुस्सा आना लगता है, उसी कार्य को वहाँ जैसा तय छोड़ करके चल देते हैं। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार के जो बालक होते हैं उनमें संवेगात्मक स्थिरता देखने को मिलती है। वे अपने संवेगों पर शीघ्र ही काबू पा लेते हैं, नियंत्रण कर लेते हैं। इन बालकों में आत्म आलोचना की क्षमता एवं साहस होती है, यानी कि उनके अंदर क्या कमी है, उन्होंने जिस कार्य को किया है उसमें क्या कमी रह गई है या क्या कार्य बहुत अच्छे प्रकार से कर पाए हैं, तो ये भी बताने में वो सक्षम होते हैं। वे अपनी गलतियों को भी अति शीघ्र सहज भाव में रह करके स्वीकार कर लेते हैं और स्वीकार ही नहीं कर लेते, उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते, बल्कि उन गलतियों को किस प्रकार से सुधारा जाए इस कार्य के लिए वे जो तत्पर रहते हैं। ऐसे बालकों में जो बौद्धिक जिज्ञासा होती है वो भी बहुत अधिक होती है, यानी एक कार्य को कर लेने के बाद, पूर्ण होने के बाद में ये नहीं है कि वो बैठ जाते हैं, तत्परता के साथ में वो दूसरे कार्य के लिए भी जुट जाते हैं। थोड़े से निर्देशन से ही वे अपने भावी जीवन के बारे में निर्णय ले लेते हैं, यानी कि जहाँ भटक रहे होते हैं, उन्हें लगता है कि इसमें क्या करना चाहिए, उन्हें किसी एक्सपर्ट से थोड़ी सी भी अगर गाइडलाइन मिल जाती है तो वो अपने भावी जीवन के लिए आगे क्या करना है, उन्हें किस दिशा में आगे बढ़ना है, उसके लिए बहुत जल्दी वो निर्णय ले पाते हैं। इसी प्रकार से समाज का नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता होती है, यानी उनके अंदर लीडरशिप होती है कि समाज में रहते हुए, समाज का कल्याण करते हुए, समाज के कार्यों को अपनाते हुए किस तरीके से वो आगे बढ़ें, किस तरीके से वे समाज में रहने वाले लोगों का कल्याण कर सकते हैं और उनके साथ साथ वो अपना कैसे
भला कर सकता है या अच्छा कर सकता है, इसके लिए भी वो तत्पर रहते हैं। नेक्स्ट है कि वो परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को समायोजित कर लेते हैं। कभी कभी तो ऐसा देखने को मिलता है कि परिस्थितियाँ बहुत ही सहज हैं, बहुत आराम से हर तरीके से एडजस्टमेंट होता चला जाता है, लेकिन कभी कभी परिस्थितियाँ प्रतिकूल भी हो जाती हैं, जिसमें वे घबराते नहीं हैं, परेशान नहीं होते हैं। उन परिस्थितियों का वो समझते हैं और उसका सामना करते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को वो समायोजित करते हैं। प्रतिभाशाली बालकों को दूसरे सभी बालक, अभिभावक, शिक्षक एवं अन्य सभी लोग पसंद करते हैं। यानी कि इस प्रकार के जो बालक होते हैं, इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं, वे सबके प्रिय होते हैं। उनका जो उदार हृदय होता है, उनमें सहनशीलता होती है, परोपकारिता होती है, लीडरशिप की भावना होती है। इन सब चीज़ों के, इन सब क्वालिटी के होते हुए वे सभी के प्रिय बनकर रहते हैं। इसी श्रृंखला में जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन आता है कि हम प्रतिभाशाली बालकों को पहचानें कैसे जानें कि ये बच्चे प्रतिभाशाली हैं या सामान्य हैं। तो इसमें क्या है कि अवलोकन से ही प्रतिभाशाली बालकों को में सामान्य बालकों से कुछ भिन्न एवं महत्वपूर्ण विशेषताएं परिलक्षित होती हैं। फिर इनकी शिक्षा व्यवस्था से पूर्व इनकी विधिवत पहचान आवश्यक होती है। इनकी कुछ विशेषताओं को सामान्य अवलोकन से तथा कुछ विशेषताओं को व्यवस्थित अवलोकन से समझकर इनकी पहचान की जा सकती है। इसके अतिरिक्त प्रतिभाशाली बालकों की कुछ योग्यताओं के परीक्षणों के माध्यम से भी जाना जा सकता है। इन विधियों को संयुक्त रूप से प्रयुक्त करके प्रतिभाशाली बालकों को सही अर्थों में पहचाना जा सकता है। यानी कि ये कहना कि हम कैसे कह सकते हैं कि ये प्रतिभाशाली बालक हैं या फिर सामान्य बालक हैं, इसके लिए हम उनका अवलोकन करते हैं। अवलोकन करके देख करके ही समझ जाते हैं, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि कुछ परीक्षण होते हैं, परीक्षणों के मापन के द्वारा, परीक्षणों के माध्यम से हम उनका मेजरमेंट करते हैं और उनको हम पहचानने में सक्षम हो पाते हैं कि ये बालक प्रतिभाशाली बालक है अथवा नहीं। इसमें जो प्रतिभाशाली बालकों को पहचानने की जो प्रमुख विधियाँ एवं उपकरण होते हैं वो इस प्रकार से हैं। जैसे सामान्य अवलोकन, जनरल ऑब्जर्वेशन। जनरल ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि नंबर 1 शारीरिक विशेषताओं का निरीक्षण करना। उनको हम शारीरिक रूप से जब निरीक्षण करते हैं, देखते हैं, तो ये हम समझ लेते हैं कि ये प्रतिभाशाली बालक है। मानसिक विशेषताओं का निरीक्षण करते हैं कि इनका जो IQ लेवल होता है वो किस प्रकार का है, वो किस प्रकार से समस्याओं को हल करते हैं, किस प्रकार से परेशानियों से जूझते हुए, बिल्कुल अपने आप को परेशान ना करते हुए, बिल्कुल परिस्थिति में सामान्य रहते हुए, समायोजन करते हुए हर समस्या का समाधान कर लेते हैं। ये उनकी मानसिक विशेषताएं होती हैं, जिसका निरीक्षण करके हम ये पहचान सकते हैं कि ये बच्चे प्रतिभाशाली बालक हैं। इसी प्रकार के सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं का निरीक्षण, यानी कि वो अपने आप को समाज में किस प्रकार से समायोजित कर पाते हैं अथवा नहीं कर पाते। ये देख करके भी हम ये पता लगा सकते हैं कि ये प्रतिभाशाली बालक है अथवा नहीं। इसी प्रकार से व्यवस्थित अवलोकन, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, इसके अंतर क्या है, शिक्षक द्वारा आकलन व निर्णय, असेसमेंट एंड जजमेंट ऑफ टीचर्स, यानी टीचर्स के द्वारा ये निर्णय लिया जाता है, ये आकलन क्या, क्योंकि एक जब टीचर क्लास में पढ़ा रहा होता है तो मान लीजिए क्लास में 20 बच्चे हैं, तो 20 बच्चों में अगर एक बच्चा या 2 बच्चे प्रतिभाशाली बालक हैं तो उनका अवलोकन करता है और अवलोकन करके उसको देख के पहचान करके ये समझ लेता है कि ये सामान्य बालकों से भिन्न बालक हैं, इसलिए वो उनका निर्णय ले लेता है कि ये बालक अन्य बालकों से भिन्न है। दूसरा है हमारा सहपाठियों द्वारा आकलन एवं निर्णय, असेसमेंट एंड जजमेंट ऑफ क्लासमेट्स, यानी कि जो हमारे क्लास में हमारे जो मित्र होते हैं, जो हमारे सहपाठी होते हैं, उनके द्वारा भी ये आकलन कर लिया जाता है कि ये बच्चा प्रतिभाशाली है। वो इस तरीके से, क्योंकि मान लीजिए एक प्रश्न दिया जा रहा है, उसी प्रश्न को हल करने में जो सामान्य बच्चा है वो टाइम ले रहा है या फिर उसको समझ में नहीं आ पा रहा है, लेकिन वहीं पर वो बहुत ही कम टाइम में, बहुत लिमिट समय में तुरंत का तुरंत वो हल करके उसको रख देता है। इसी प्रकार से विधिवत अवलोकन, मेथोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो कुछ परीक्षण होते हैं उनके मेजरमेंट के द्वारा जब हम परीक्षण करते हैं और परीक्षण करके अवलोकन करके ये ज्ञात कर लेते हैं कि ये प्रतिभाशाली बालक है। इसी प्रकार से प्रमापीकृत परीक्षणों का प्रयोग, यूज़ ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट,
यानी कि कुछ टेस्ट बनाए गए हैं, कुछ परीक्षण बनाए गए हैं जिनके माध्यम से जो परीक्षण होते हैं उनके ऊपर अप्लाई करके ये पता लग जाता है कि ये बच्चे प्रतिभाशाली हैं अथवा नहीं। उसके अंतर्गत कौन कौन से परीक्षण आते हैं? वो है व्यक्तिगत एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षण, इंडिविजुअल एंड ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। दूसरा है विशिष्ट योग्यता परीक्षण, टेस्ट ऑफ स्पेसिफिक एबिलिटीज़। तीसरा है अभिवृत्ति एवं रुचि अनुसूची, यानी कि एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट इन्वेंटरीज। फोर्थ है निष्पत्ति परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट। 5 है व्यक्तित्व परीक्षण, पर्सनालिटी टेस्ट। 6 है आपका समायोजन अनुसूची, एडजस्टमेंट इन्वेंटरीज। इन सभी उपकरणों के माध्यम से हम प्रतिभाशाली बालकों की पहचान सरलता से कर लेते हैं। ये जान लेते हैं कि ये बच्चे प्रतिभाशाली कैटेगरीज में आ रहे हैं, श्रेणी में आ रहे हैं। अब ये तो बात हो गई कि हम इन बच्चों को किस तरीके से पहचान लेते हैं, इनमें क्या विशेषताएं होती हैं, उनके कौन सी शारीरिक विशेषता, मानसिक विशेषता या समायोजन संबंधी विशेषताएं, इन सारी चीज़ों को देख करके और इन चीज़ों के माध्यम से हम पहचान लेते हैं। कुछ टेस्ट और परीक्षण के माध्यम से भी ये जान लेते हैं कि ये बच्चे प्रतिभाशाली हैं। पहचान लेना ही काफ़ी नहीं होता है। ये बच्चे अगर प्रतिभाशाली बच्चे हैं, इनके वर्ग श्रेणी में आ रहे हैं, तो इन बच्चों के लिए किस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की जाए, ये भी एक मुख्य बिंदु होता है। तो इसके अंतर्गत क्या है, जो पहला पॉइंट है हमारा, अब मान लीजिए सामान्य बच्चों के साथ में ही बैठा करके अगर उनको शिक्षित किया जाता है तो ये उनकी प्रतिभा के साथ में नाइंसाफ़ी होती है, क्योंकि ऐसे बच्चे जो होते हैं सामान्य बच्चों से जल्दी सीखते हैं और वो तीव्रता से आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम सामान्य बच्चों के साथ ही उनको पढ़ाते हैं या बैठाते हैं तो क्या होगा, उनकी जो शक्तियाँ हैं, उनकी जो क्षमता है, उनकी जो प्रतिभा है, उसका हनन होता है। इस कारण से उनकी जो शिक्षा की व्यवस्था होती है उसको हम अलग ही रखते हैं, उसकी व्यवस्था अलग करते हैं। अब उसकी किस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए ये हम देखते हैं। आइए, नंबर 1 है पृथक शिक्षण व्यवस्था, यानी कि सेपरेट क्लासेस ऑफ टीचिंग। इसके अंतर्गत क्या है कि प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं वो विशिष्ट योग्यताओं से युक्त होते हैं, किंतु सामूहिक या सामान्य कक्षा शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत उनकी प्रतिभा एवं योग्यता का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता। वही चीज़ मैंने जैसा अभी की बताया कि अगर उनको सामान्य बच्चों के साथ में बैठा दिया जाता है या सामान्य कक्षा के साथ में बैठा दिया जाता है तो जो उनकी विशिष्ट योग्यता होती है वो पूर्ण रूप से उसका उपयोग नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार के बच्चों के लिए, क्योंकि वो दूसरे बच्चों से बहुत जल्दी सीख लेते हैं, बहुत जल्दी पाठ का अध्ययन कर लेते हैं, बहुत जल्दी चीज़ों को समझ लेते हैं, बहुत जल्दी समस्याओं का समाधान खोज लेते हैं, तो इस प्रकार के बच्चों को पहचान करके उनके लिए एक अलग क्लास की व्यवस्था करनी चाहिए, अलग प्रकार की पाठ्यचर्या की व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है व्यापक एवं विस्तृत पाठ्यक्रम की व्यवस्था, वाइड एंड डिटेल्ड करिकुलम। ऐसे बालकों के सीखने की जो गति होती है वो अत्यधिक तीव्र होती है। तो इस प्रकार के जो बालक होते हैं जटिल कार्यों को करने में उनकी रुचि होती है। सामान्य बालक उन जटिल कार्यों को करने से बचते हैं, पीछे हटते हैं, लेकिन इस प्रकार के बालक जटिल कार्यों को करने के लिए तत्पर रहते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, शिक्षा शास्त्रियों का विचार है कि ऐसे विद्यार्थियों के लिए सामान्य विद्यार्थियों की तुलना में पाठ्यवस्तु अधिक व्यापक एवं विस्तृत होनी चाहिए। बालकों के पाठ्यक्रम में अधिक कठिन विषयों का समावेश होना चाहिए जिससे वे अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकें। यानी कि जो उनके लिए पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाए उनमें ऐसे विषय, ऐसे सब्जेक्ट, ऐसी चीज़ों को रखा जाना चाहिए जिससे जो थोड़े कठिन होते हैं वो उसमें रुचि लेते हैं और उनकी योग्यता के अकॉर्डिंग वे सही है। इसी प्रकार से जब हम आगे बढ़ते हैं तो तीसरा पॉइंट है आपका शिक्षक द्वारा व्यक्तिगत ध्यान, इंडिविजुअल अटेंशन बाय टीचर। यानी कि जब टीचर पढ़ा रहा है तो उसको ये भी ध्यान देना होता है कि बच्चा प्रतिभाशाली है, दूसरे बच्चों से अलग योग्यता रखता है, विशिष्ट योग्यता रखता है। तो इस प्रकार के बच्चों की अगर कोई कठिनाई है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो प्रतिभाशाली होते हैं बट उनकी आर्थिक कठिनाइयाँ होती हैं जो उनकी योग्यता में आड़े आती हैं या उनको आगे बढ़ने में थोड़ा सा
मजबूर होना पड़ जाता है, कभी कभी बच्चे पढ़ाई भी छोड़ देते हैं इस तरीके के। तो टीचर्स को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि अगर इन बच्चों के लिए इस प्रकार की किसी भी कठिनाई का अनुभव हो रहा है, उनके लिए बुक्स अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं या वो स्कूल की फ़ीस नहीं भर पा रहे हैं, तो उनकी हर प्रकार से मदद करनी चाहिए। इस प्रकार के बच्चों के लिए गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी योजनाएं निकाली हैं, जिसके तहत हम ये देखते हैं कि बच्चों के लिए फ्री या मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, या फिर उनके आगे बढ़ने के लिए उनको आर्थिक रूप से सहायता दी जाती है, या हम ट्रस्ट के माध्यम से या शिक्षकों के सहयोग से भी ऐसे बच्चों की हम मदद कर सकते हैं, उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर है कक्षोन्नति के संबंध में उपयुक्त निर्णय, यानी कि एप्रोप्रिएट डिसीजन अबाउट प्रमोट टू नेक्स्ट क्लास। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा व्यवस्था हेतु कुछ विद्वानों का यहाँ पर यह भी मत है, यह भी विचार है कि इन्हें सामान्य रूप से निर्धारित समय से पहले ही कक्षोन्नति दे देनी चाहिए। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि अगर हम ये देख लेते हैं कि एक बच्चे में अलग प्रतिभा दिखाई पड़ रही है, वह दूसरे बच्चों से शीघ्र सीख ले रहा है, उसे आगे बढ़ने की तत्परता है, तो ऐसे बच्चों को हमें कक्षोन्नति दे देनी चाहिए, यानी कि एक क्लास से उसे आगे बढ़ाने में मदद करनी चाहिए। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिसमें ऐसा करना उचित भी होता है, किंतु इसके विपरीत अनेक विद्वानों का यहाँ पर यह भी मत है कि ऐसा करने से प्रतिभाशाली बालक भी अगली कक्षा में सामान्य स्तर पर आ जाते हैं तथा उन्हें समायोजन संबंधी कठिनाइयाँ भी होती हैं, जिससे उनके सीखने की प्रक्रिया की गति में बाधा उत्पन्न होती है। उन्हें एक वर्ष में 2 बार कक्षोन्नति देना ठीक नहीं है, यानी कि अगर बार बार हम कक्षोन्नति दे रहे हैं, एक ही साल में हम 2 बार उनको 2 क्लास आगे बढ़ा देते हैं, तो इस प्रकार से वे काफ़ी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। अतः इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें कक्षोन्नति के लिए केवल 1 वर्ष में एक ही बार या 2-3 वर्षों में 1-2 बार ही इस प्रकार की प्रक्रिया को करना चाहिए। 5वां है पाठ्य सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द को करिकुलम एक्टिविटीज़, यानी कि वाद विवाद प्रतियोगिता, नाटक, खेलकूद, निबंध, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, इन सभी चीज़ों में वे भाग लें, उनमें रुचि रखते हैं। उनकी प्रतिभा के उपयुक्त प्रदर्शन हेतु अवसर प्रदान करने के लिए विद्यालयों में अनेक प्रकार की पाठ सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना चाहिए। इस प्रकार के बच्चों को समझ लेना चाहिए, देख लेना चाहिए, और समझने के बाद उनकी पहचान करने के बाद में स्कूल में ही, विद्यालय में ही इस प्रकार की पाठ सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि वे बहुत ही आराम से, सहजता के साथ ऐसे प्रोग्राम में, ऐसे कार्यक्रम में अपनी सहभागिता निभाएं, जिससे उन्हें अपनी योग्यता को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और साथ में उनकी रुचि डेवलप होगी, उनका मानसिक विकास और तीव्र गति से होगा, उनका इंटरेस्ट और बढ़ेगा और वो बहुत अच्छे से अपने आप को समायोजित कर पाएंगे। नेक्स्ट है पुस्तकालय एवं वाचनालय की अच्छी सुविधा, प्रोविज़न ऑफ लाइब्रेरी, रीडिंग रूम। इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं वो पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, उनको अलग से लाइब्रेरी मुहैया करानी चाहिए, या फिर उसी लाइब्रेरी में उनके IQ लेवल के अकॉर्डिंग ऐसी पुस्तकों की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि उनकी रुचि के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार उनका जो मन है उसमें लग सके और उनको वे सारी चीज़ें मिल सके जो वे अपने योग्यता के अनुसार, अपनी उपलब्धि के अनुसार चाहते हैं। फिर है योग्य अध्यापकों द्वारा शिक्षण की व्यवस्था, समय समय पर, यानी कि टीचिंग बाय एफिशिएंट टीचर्स, समय समय पर ऐसे वक्तव्यों की, ऐसे लेक्चर्स की भी व्यवस्था करनी चाहिए कि बाहर से आए शिक्षकों के द्वारा वो अपनी ज्ञान में, अपनी योग्यता में उत्तरोत्तर वृद्धि कर सकें। फिर है नवीन एवं विशिष्ट शिक्षण विधियों का प्रयोग, यूज़ ऑफ स्पेसिफिक एंड इनोवेटिव टीचिंग टेक्निक्स, यानी सामान्य कक्षा शिक्षण एवं प्रचलित शिक्षण विधियों से प्रतिभाशाली बालकों की मानसिक आवश्यकताएं पूर्ण नहीं हो पाती हैं। वे अधिक एवं विशिष्ट ज्ञानार्जन करना चाहते हैं तथा स्वयं भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी चाहते हैं। इसलिए उन्हें पढ़ाने हेतु विशिष्ट शिक्षण विधियों जैसे प्रोजेक्ट विधि, खोज विधि, ब्रेनस्टॉर्मिंग, समस्या समाधान विधि आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए।
यानी कि तरह तरह की जो मैथोलॉजी होती है उसका प्रयोग करके समय पर उनको नई नई चीज़ों को मतलब कि उनकी व्यवस्था करके उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि करके उनके ज्ञान में, उनकी उपलब्धियों में हम वृद्धि कर सकते हैं। उत्तरदायित्व प्रदान करना, फिक्सिंग अप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ऐसे बच्चों को एक अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, यानी क्लास का मॉनिटर बना देना चाहिए, हाउस लीडर बना देना चाहिए। और उनके माध्यम से हम ये भी देखते हैं कि कक्षा के जो सामान्य बालक होते हैं उनकी भी IQ लेवल पे फ़र्क पड़ता है, उनकी योग्यता में भी वृद्धि होती है। और अगर जो भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको देते हैं, जो भी हम जिम्मेदारियां उनको देते हैं, ये देखने को मिलता है कि वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटते हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण रूपेण निभाते हैं और उसमें पूरी ईमानदारी दिखाते हैं। फिर है सृजनात्मक कार्यों और समस्या समाधान हेतु अवसर प्रदान करना, प्रोविजन ऑफ क्रिएटिव वर्क्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि इस प्रकार की समस्याओं के सक्षम रखनी चाहिए कि जिससे कि वे अपने ज्ञान, विज्ञान, अपने विचार और चिंतन के माध्यम से उस समस्या का समाधान करने में अपनी योग्यता का पूरी तरीके से उपयोग कर सकें और उस समस्या का समाधान कर सकें। और समस्याओं के समाधान में कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि बहुत सी नई टेक्निक्स का भी आविष्कार हो जाता है, उन बच्चों के माध्यम से नई नई चीज़ें हमारे सामने प्रस्तुत की जाती हैं। नेक्स्ट है प्रशंसा, पुरस्कार एवं छात्रवृत्ति की व्यवस्था, प्रोविज़न ऑफ एप्रिसिएशन, रिवॉर्ड एंड स्कॉलरशिप्स, यानी कि ऐसे बच्चों की जो होती है वो आप समय समय पर उनको प्रशंसा करते रहें, उन्हें रिगार्ड्स देते रहें, उन्हें पुरस्कृत करें और उनके लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे कि उनका मनोबल ऊपर होता है, वो और आगे कुछ कर गुजरने के लिए तत्पर रहते हैं। उनमें किसी भी प्रकार की मानसिकता ऐसी नहीं आने पाती है कि वे किसी भी अवरोध के कारण अपने आप को नीचा महसूस करें या ये जानें कि हम ये आगे कार्य नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार की चीज़ों से वो आगे और आगे बढ़ते रहते हैं। नेतृत्व का परीक्षण, ट्रेनिंग ऑफ लीडरशिप, प्रतिभाशाली बालक को आगे चलकर महान दार्शनिक, वैज्ञानिक, कवि, लेखक, राजनेता एवं विचारक आदि बनते देखा जाता है। ऐसे बालकों से ही समाज के विभिन्न पक्षों एवं नेतृत्व की आशा की जाती है। अतः इन विद्यार्थियों को विशिष्ट अवसर एवं परिस्थितियां प्रदान करके विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। हम ये देखते हैं कि हमारे समाज में जो वैज्ञानिक, कवि, लेखक, राजनेता, विचारक, ये सब जो होते हैं, इनमें एक अलग प्रकार की योग्यता देखने को मिलती है और ये प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी से ही निकलकर हमारे समक्ष आते हैं। तो ऐसे बालकों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में हमें उनका नेतृत्व प्रदान करना चाहिए, उनको प्रशिक्षण देना चाहिए, प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। फिर है संवेगात्मक संतुलन पर ध्यान, अटेंशन टुवर्ड्स इमोशनल बैलेंस। कभी कभी ये देखने को मिलता है कि कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि इस प्रकार के जो बालक होते हैं उनमें क्या होता है कि बालक कक्षा के अन्य विद्यार्थियों से अनेक दृष्टियों से श्रेष्ठ होता है। प्रायः प्रशंसा भी होती रहती है, सभी उन्हें पसंद भी करते रहते हैं। इससे कभी कभी उनमें अपने को श्रेष्ठतर या अलग समझने का भाव आ जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि उनके अंदर एक ईगो डेवलप हो जाता है, अहंकार आ जाता है, जो कि वो अपने आप को दूसरे बच्चों से बहुत श्रेष्ठ समझने लगते हैं, अपने आप को एक नेता के रूप में जानने लगते हैं। बट समय समय पर उनको गाइडेंस करते रहना चाहिए, उनका नेतृत्व करते रहना चाहिए। इस प्रकार की जो अहंकार भावना है उसको उनके अंदर से निकालना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की भावना से कभी कभी वे अपना ही नुकसान कर बैठते हैं या फिर समाज का नुकसान कर देते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तित्व के समग्र विकास हेतु शिक्षा, यानी कि उनका सर्वांगीण विकास हो सके, इसके लिए भी हमें शिक्षा की पूर्ण रूप से व्यवस्था करनी चाहिए। उनका जो विकास होता है वो एकांगी ना होकर के पूर्ण रूप से हो, यानी शारीरिक, मानसिक, सामवेगिक, ठीक है। तो इस प्रकार से जो विकास होगा तो वो उनका पूर्ण रूप से विकास होगा। ऐसा तो नहीं है, कहीं पर बच्चे ऐसी योग्यता तो रखते हैं लेकिन उनके आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण उन्हें खाना पीना बहुत अच्छी प्रकार का नहीं मिल रहा होता है,
तो पूर्ण रूप से बच्चे वे स्वस्थ नहीं होते हैं। तो हमें इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को पूरी तरीके से व्यवस्था मुहैया करानी चाहिए, जिससे कि उनका शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक विकास हो सके। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारा नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा मंदबुद्धि वाला। बच्चों, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना। धन्यवाद।